पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ जिला अध्यक्ष की हैसियत से नहीं आया हूँ साथियों। मैं रणजीत कुशवाहा आप सबका भाई आप सबके बीच मिलने आया। मैं यह मत समझिएगा कि मैं यहाँ अपने किसी दल का प्रचार करने आया। मित्रों, काफी समय से एक ही बात अपने बीच चल रही है। इससे पहले हमारे डॉक्टर सुरेंद्र साहब ने भी दो शब्दों में उसे कहने का प्रयास किया और हम उन्हीं की बात से शुरू करते हैं साथियों। हक हिस्से की बात शुरू से ही चल रही है। यह चल रहा है हमारा अधिकार नहीं मिला, हमें अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसके जिम्मेदार भी हमें। हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारा अधिकार है क्या। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को लिखा था तो उन्होंने आर्टिकल 39 हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुशवाहा जी उस पर जोर दे रहे थे। आर्टिकल 39 के कई अनुभाग हैं जिसमें विस्तार से लिखा हुआ है। आप चाहेंगे तो आज तो पुस्तक बेशक न हो, संविधान बेशक आपके घर में हो, लेकिन मोबाइल पे सबके घर है और अभी 4G क्या 5G, और आप उससे निकाल करके और आराम से गूगल से मांग करके और संविधान की उन धाराओं को पढ़ सकते हैं, अपने हक अधिकार को जान सकते हैं। लेकिन कम समय में मित्रों थोड़ा मैं कहना चाहूंगा अपनी बात को। साथियों, आपके घर जब कोई बंटवारा होता है, आप 4 भाई हो, एक आपका भाई किसी बहुत बड़े पद पर हो, दूसरा उससे नीचे हो और तीसरा और नीचे हो और चौथा घर खेती कर रहा हो। और चारों भाइयों के पास संपत्ति तो निश्चित रूप से कम अधिक होगी कि नहीं होगी, एक बराबर होगी। परंतु जो पिता की पैतृक संपत्ति होगी निश्चित रूप से जब उसका बंटवारा होता है तो उसमें बराबर सबको दिया जाता है कि उसमें भी कम अधिक दिया जाता है। और मेरे देश के राजनीतिकों ने यही धोखा किया हमारे साथ। जब यह देश आजाद हुआ निश्चित रूप से यह देश अंग्रेजों का गुलाम, इस देश के मालिक अंग्रेज थे, यहाँ की जो भी संपदा थी उसके मालिक अंग्रेज थे। और जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए, एक तरह से मर गए और उनके वारिस यहाँ जो भी रहे, उस समय इस देश की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ थी 1947 में, 30 करोड़, और परिवारों की संख्या 3 करोड़। 3 करोड़ परिवार इस देश में निवास करते थे। अगर उस समय इस देश में जो भी आय के संसाधन थे, खास तौर से खेती योग्य भूमि की बात करते हैं, अगर उसका बंटवारा ईमानदारी पूर्वक किया गया होगा तो एक परिवार को 350 एकड़ खेती योग्य भूमि मिली होती, एक परिवार। और उस खेती योग्य भूमि को पाकर के चाहे वो काशी नरेश रहे होते या गांव का कलवा, दोनों को बराबर पैतृक संपत्ति में मिला होता तो निश्चित रूप से आगे कौन बढ़ता, आगे कौन बढ़ता, आप बताइए।
नरेश की बात मानते आपके इस मुहम्मदाबाद और दिलदार नगर की धरती पर जो काफी अमीर लोग हैं उनको कभी आपने खेती करते हुए देखा है? बहुत ऐसे लोग होंगे जो पूर्व में जमींदार रहे होंगे, उनको आपने कभी खेती करते देखा? नहीं देखा। अगर सबको बराबर जमीन उस समय मिली होती तो कलुआ के पास भी गांव के कलुआ के पास भी 350 एकड़ जमीन होती और काशी नरेश के पास भी 350 एकड़ जमीन होती और विकास किसका होता? काशी नरेश ने तो कभी खेती की नहीं, तो अपनी खेती करते कैसे? और कलुआ ने तो खेती ही की थी, खेती की नहीं की थी, तो विकास किसका होगा? मतलब यह पूरी प्रक्रिया पलट गई होती। आज हम ये शिकायत बैठ बैठ के नहीं कर रहे होते, आपस में रो नहीं रहे होते, यह रोने का समय नहीं होता। हम भी सीना ठोक दे कहते कि जब यह देश आजाद हुआ तो इस देश में समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व की बात हुई और निश्चित रूप से इस देश में राजनीतिकों ने सबके साथ समान व्यवहार किया और आज भी हम इस देश के ऊंचे दर्जे के नागरिक होते, लेकिन मेरे साथ वही धोखा हुआ। जो राजा था वो राजा रह गया और जो भिखारी था वो भिखारी रह गया। और यही कारण रहा कि आजादी से लेके आज तक हम आज तक की बात जितनी भी पार्टियां शासन सत्ता में आई सबने वही काम किया। कभी भी इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को कभी भी आगे बढ़ने का हक अधिकार दिया नहीं। बहुत दबाव पर 1969 एमएसपी भारत सरकार ने घोषित की थी। एमएसपी तो जानते हैं आप लोग, और उस समय गेहूं का मूल्य 210 रुपया क्विंटल, 210 रुपया क्विंटल। और सोने का क्या भाव था? सारी उल्टा बोल गया, 75 रुपया क्विंटल गेहूं का रेट और सोने का 10 ग्राम का मूल्य मात्र 210 रुपया। मतलब गांव का किसान अगर 3 क्विंटल गेहूं बेच ले तो वह 10 ग्राम सोना खरीद सकता था। आज कितना क्विंटल गेहूं बेचेंगे तो 10 ग्राम सोना खरीदेंगे? 25 क्विंटल, कम से कम 25 क्विंटल, 30 क्विंटल। यही विडंबना रही इस देश से, यही विडंबना रही इस देश की और इस देश के राजनयिकों की, यहाँ के पूंजीपतियों की, यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के कमजोर, यहाँ के शोषित लोगों के प्रति। और इसी लड़ाई को हमारे दोनों महापुरुषों ने लड़ी थी और वह लड़ाई भी खत्म नहीं हुई। इस देश में प्राइमरी के अध्यापक या कोई भी सर्विस करने वाले, हम एक प्राथमिक के अध्यापक की बात कर रहे हैं। किसी पर यह मत समझिएगा अगर कोई अध्यापक होगा तो नाराज ना हो, हम व्यक्तिगत उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करते, हमें कंपैरिजन। 1969 के आसपास उनकी तनख्वाह मात्र 250 पैसे के करीब, उससे भी कम था, 150। मार्शा बता रहे 150। मतलब उस जमाने में जैसे आपने सुना है कि उत्तम खेती मध्यम दान और निश्चित जागरी भीख निदान, सुने कि नहीं?
ये उस समय था उत्तम खेती, उस समय सबसे उत्तम किसान होता था। क्यों होता था? 75 रुपया क्या एक बीघे में 2 कुंटल गेहूं पैदा नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। और आपके पास अगर 5 बीघा खेत है तो आपने कम से कम 10 कुंटल गेहूं पैदा कर लिया, कम से कम। और 10 कुंटल गेहूं और 10 कुंटल धान दोनों मिलाकर के प्राथमिक के अध्यापक की तनख्वाह के बराबर हुआ कि नहीं? किसी के गुलाम भी नहीं रहे और आपको उतनी आमदनी भी होगी। लेकिन ये उस समय था और आज के समय में ठीक उल्टा हो गया। बेचारा किसान कम से कम 10 से 15 कुंटल, बहुत ऐसे उनका किसान है जो 15 कुंटल तक गेहूं पैदा कर लेते हैं काफी मेहनत करके। फिर भी वो खेती अब इतनी महंगी हो गई कि वो खेती नहीं कर पाते। और अगर बाई चांस वो खेती करके भी है तो उसमें इतनी लागत है कि वो अपना पेट नहीं भर सकते ढंग से और अपने बच्चे को बढ़िया कपड़ा नहीं दे सकते और बढ़िया शिक्षा देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब बढ़िया कपड़ा नहीं दे पाएंगे, बढ़िया भोजन नहीं दे पाएंगे तो बढ़िया शिक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सारी चीजें मना रही। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हम जिस दल में राजनीति करते हैं, हम लोगों ने या हमारे मुखिया ने एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा है। हम समान शिक्षा, भारत की सरकार, आज की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है। हमारे मोदी जी आनंद फानंद में 17 तारीख को सत्र बुलाया और उनका मुख्य एजेंडा क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक राष्ट्र हो एक चुनाव, और एक चुनाव का मतलब एक ही दिन लोकसभा के सांसद का चुनाव, एक ही दिन विधायक का चुनाव, एक ही दिन टाउन एरिया के मेंबर मेयर का चुनाव, और एक ही उसी दिन गांव के प्रधान और गांव के मेंबर बीडीसी का चुनाव। एक ही दिन ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मानी मोदी जी का। और हम लोग कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं, बल्कि 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। एक देश हो और एक शिक्षा पद्धति हो। हमें गुरेज नहीं, अगर अडानी का बेटा एसी में बैठ कर पढ़ना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो एसी में बैठ के पढ़े, और हमारा बेटा झोपड़े में बैठ कर पढ़ेगा, हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं हो, लेकिन किताबें एक हो, एक ही किताब हो, वो एसी में बैठ के पढ़े और हमारा बेटा झोपड़पट्टी में बैठ के पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए शहर का कोई लड़का हो जो काफी सुविधा में पला हो और एक गांव का बुढ़ा लड़का हो, दोनों को बुला करके और दिलदार नगर एसकेबीएम के स्टेडियम वाले ग्राउंड पर दौड़ा दिया जाए तो तेज कौन दौड़ेगा? गांव वाला। अगर कुश्ती करा दी जाए तो कौन जीतेगा? गांव वाला। अगर उसी तरह से अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक पुस्तक हो, तो जो एसी में बैठ कर के पढ़ रहा है उससे तेज हमारे गांव का बुढ़ा पढ़ने में होगा। और अगर कोई भी कंपटीशन होगा इस देश में, कोई भी कंपटीशन होगा तो उसमें गांव का जो हमारा गंवार लड़का होगा वो फाइट करेगा, और जो एसी में बैठ कर के पढ़ने वाला होगा कभी उसमें नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरा दावा। ऐसा है कि नहीं?
ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है, वन नेशन वन इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि केवल प्रदेश की कम तुलना करें आप तो अब वो आंकड़े उधर रह जाएंगे। अगर सारे इलेक्शन एक बार कराएंगे मोदी जी तो मुझे लगता है कि 5 साल में लगभग 25,000 करोड़ बचा पाएंगे, मात्र 25,000, इससे अधिक नहीं बचा। जो कह रहे हैं कि खर्च ज्यादा हो रहा है, ये है वो है, ये सब बहाना की बातें हैं। और इंडिया और भारत और कुमार साहब ने आपने बताया कि हम नहीं जाएंगे। साथियों, इस देश में जब तक एक बराबर शिक्षा माने सबको समान शिक्षा न मिले तब तक आप लाख मेहनत करो, हम हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्साह रहे हैं। आप लाख मेहनत करो, कभी उस ऊंचाई पर पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। उससे पीछे कारण जिसको आपने अपना अधिकार खोया, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1928 में लंदन की पार्लियामेंट में अपनी बात को रख करके और भारत में साइमन कमीशन को बुलवा करके और सर्वे करा करके और अपने उस समय तो सर्व समाज के लोगों का उन्होंने चाहा था कि लाभ हो, लेकिन इस देश के जो राजनयिक थे जिनको आप बहुत महान समझते हैं और हम उस पर पानी नहीं फेरना चाहते, जैसे गांधी जी और तमाम ऐसे बड़े नेता कांग्रेस के, उन लोगों ने जोरदार विरोध किया था। इसके बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दलित शोषित समाज को तो आरक्षण 1935 में दिलवा दिया था, परंतु हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं ये गांधी जी के धोखा क्या था, ऊंचा बनो आंदोलन उन्होंने उस समय चलाया था जब साइमन कमीशन के लोग भारत की धरती पर घूम घूम करके लोगों के आर्थिक शैक्षिक सामाजिक स्थिति का पता लगा रहे थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन की पार्लियामेंट में कहा था कि हम जोहरी गुलाम फिरते हैं, तो उनकी इस बात पर जो आयोग गठित हुआ था वो जब घूम घूम करके सर्वे कर रहा था तो जो लोग वास्तव में सताए हुए थे, माने ज्यादा दबाए हुए थे, उन्होंने तो अपनी बात को कह दिया, लेकिन हम पिछड़े लोग अपना काला टाइट कर दिए गांधी जी के कहने पर। गांधी जी ने ऊंचा बनो आंदोलन चलाया और हमारे लोगों को झूठे पूर्वजों का इतिहास कर करके जो कभी तमाम पुराणों में लिखे गए और उनके माध्यम से हमें शक्ति बना दिया। ऊंचा बनो आंदोलन, ऊंचा हो नहीं, ऊंचा बनो। आज तक ऊंचा नहीं थे, अब ऊंचा बना और सबको जनेऊ बनाया गया। तो तमाम बुजुर्ग नहीं अपने अभी जनेऊ संस्कार कराए गए पिछड़े समाज के लोगों के। और एक कभी इतिहास में आप जाएंगे कि जो जनेऊ संस्कार कराने वाला समाज है, कभी हमारे इस देश के राजा महाराजा छत्रपति शिवाजी का भी राज्याभिषेक और वो जनेऊ संस्कार नहीं किया था। यह कहा करके कि तुम शूद्र हो नीचो और तुम्हारा संस्कार हो सकता। वो लंबा इतिहास उधर नहीं जाएंगे हम, लेकिन यहाँ गांधी जी एंड कंपनी ने ऊंचा बनो आंदोलन चलाया और हम लोग पर्ची ऊंचे बन गए। हम कहीं राम के, कहीं कुश के, कहीं कृष्ण के, कहीं किसी के, कहीं सुहेल के, कहीं फलाना निशाना से हमारे तमाम महापुरुष हम उनके वंशज हो गए, अपने को छत्री कहने लगे, अपना काला लोचन करने लगे और साइमन कमीशन के सामने हमने काला टाइप करके कहा हम जवान नहीं है, हम झूठ नहीं है, हमारा नाम उसमें दर्ज मत करो। और उन्होंने जो सूची बनाई
शेड्यूल कास्ट जातियों की जो सूची बनाई, उस सूची में हमने अपना नाम दर्ज नहीं कराया, और जब नाम दर्ज नहीं करा वही हम फेल हो गए। और 1932 में उनको तो आरक्षण 1932 में ही मिल गया था, परंतु जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश का संविधान बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इन पिछड़ों को भी अधिकार देने का प्रयास किया। दर्द था बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको पता था, हमें पता नहीं। हम तो इस खुशी में थे, जैसे हम कहते हैं कि हम मान लीजिए किसी के यहाँ गए और उसने कोई जूता चप्पल या कुछ हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, तो हम ताव से कहते हैं कि हमको तो एक जूता लगा और चमड़ा के 20 जूता। हम खुश इसी बात का कि हमको तो एक लगा और चमड़ा के 20 जूता, और हम ये भूल जाते हैं कि जूता तो जूता होता है, चाहे एक जूता चाहे 20 जूता होता है कि नहीं। और हम वहां तो कुछ बन नहीं पाए। बाबा साहब अम्बेडकर को तकलीफ भी कष्ट था, और उन्होंने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में लिख दिया। इस समय पर भारत की सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो इस देश के पिछड़े लोगों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे और उनके लिए आरक्षण का अवसर प्रदान करेंगे। और इसके तहत पहली बार काका कालेंकर आयोग का गठन 1952 में हुआ था, और 58 में उसने रिपोर्ट दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे तमाम पिछड़ों ने, रामस्वरूप वर्मा जी और तमाम पिछड़ों ने आवाज उठाना शुरू किया। तब जाकर के 1977 की सरकार इसी शर्त पर बनी थी कि यह सरकार अगर बनती है तो हम लोग काका कालेंकर आयोग का इस सिफारिशों को लागू करेंगे। सरकार तो बनी, लेकिन फिर जो प्रधानमंत्री बने पंडित मोरारजी देसाई, और जब उनके सामने फिर इन पिछड़े और मैंने हमारे पूर्वज जो पिछड़े और बैकवर्ड के नेता थे उस समय जाकर के दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा वो रिपोर्ट काफी पुरानी हो गई, इसमें बहुत कमियां आ गई है, चलो हम नए आयोग का गठन करते हैं। तब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पीपी मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसने इस देश में पिछड़ों के लिए 52% आरक्षण की सिफारिश की। और 1980 में पुनः सरकार गिर गई, फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और 89 तक, और 89 में पीपी सिंह इसी शर्त पर चुनाव लड़े थे कि अगर जनता दल की सरकार बनती है तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। कहा था। और जब रिपोर्ट को लागू करने की बारी आई, सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बन गया, और जब रिपोर्ट लागू करने की बात आई तो उन्होंने भी लागू कर दी। सरकार बन गई, और सरकार बनने में इस देश के लोगों ने नारा दिया था पीपी सिंह के लिए कि राजा नहीं फकीर है और भारत की तकदीर है, और भारत की तकदीर को प्रधानमंत्री बना दिया। और बैकवर्ड हो गए, उनको किसी हक अधिकार की जरूरत नहीं थी। वो माननीय कांशीराम साहब, कभी बाबा साहब अम्बेडकर को पिछड़ों की चिंता थी,
लेकर के बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है और धन धन की और राजपाट पर 90 भाग हमारा। मनोहर कांसीराम साहब ने बाबू जगदेव प्रसाद से सीख लेकर के और इन्होंने 15 और 85 का नारा दिया। उस समय से भी कुछ छाट रोक करके इधर उधर करके और साहब कांसीराम ने और उनको फिर पिछड़ों की चिंता हुई तो उन्होंने वो पर धरना दिलवाना शुरू किया। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। धीरे धीरे वह धरना प्रदर्शन जब काफी तेज गति लेने लगा उसी समय कांसीराम ने देवीलाल जी जो गृह मंत्री थे तत्कालीन गृह मंत्री उनको भी मिला लिया और किसान आंदोलन के लिए उन्होंने दिल्ली के ओर नहीं लाल किला के मैदान में रैली की तिथि रखी। माननीय बीपी सिंह जी के पैरों से जमीन खिसक गई और आनंद फानन में उन्होंने आधी अधूरी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। आधी अधूरी, आधी भी नहीं, उससे भी कम मान के चले। पूरी सिफारिशें लागू अगर हो जाए तो आज यह सारी खाई पड़ जाए। आधी अधूरी रिपोर्ट लागू की और उसके सुबह सारा मुट्ठी भर जिनको आप 1585 कहते हैं 1585 बल्कि 1585 भी मत कहिए उसको 90% लोगों के खिलाफ 10% लोग सड़क पर आते और सड़क पर आकर के उन 10% लोगों ने यह जता दिया कि हम हैं कुछ हैं और यह जो पिछड़ा समाज जिनको 52% मिलना चाहिए था केवल 27% मिला था वो अभी आजाद हुआ वो ज्यादा तक नहीं। सड़क पर उतरने की तो बात दूर अपने घर से बाहर तक नहीं निकला, अपने घर में सोया रह गया। और हमारे तमाम चमार भाई ने आज एक गिनती में जो मैंने बताया 4 चमार समाज के लोग यही गाजीपुर के जो जोगा साहिब की धरती पर शहीद हो गए थे। भुरिया समाज के लोग मार करके मंच से मार करके जलकुंडी में फेंक दिया था, पोखरे में फेंक दिया। इधर मंडल आया, बीपी सिंह जी ने हमारे लिए आधी अधूरी मंडल और आज जिसको हम बहुत प्यार से चाहते हैं खास तौर से हम अपने समाज के लोगों से वो कमांडर लेके चले खड़े नहीं चले कमांडर लेके चल दिए। वह तो बाबू जगदेव प्रसाद के आशीर्वाद स्वरूप बिहार में तमाम परिवर्तन हुए। कर्पूरी ठाकुर जिनको उनको भी समरण में कभी मुख्यमंत्री बनने के बाद नारा दिया था कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छुरा लेके बार बनाओ। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बाद राजनीति के धुरंधर जिनको हम मानते हैं और मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। अभी वो मिमिक्री के तहत वो लड़का जिनकी बखूबी नकल उतार रहा था बाबू लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने दम दिखाया और कमांडर को वही रोक दिया। और ये दोस्त बात तो बहुत लंबी है साथियों, बात बढ़ती जाएगी। हम तो 60 में कूद कूद के बता रहे थे, एक क्रम से तो बताने में बहुत और एक क्रम से बताने में ही मजा आता है, वो हो ही नहीं पा रहा। हम लोग कोई मंच के नेता नहीं है। मित्रों, हमें आवश्यकता है अपने हक को, अपने अधिकार को पहले समझने, अपनों को समझाने। हमारे बीच हमारे तमाम विद्वान और उनका बरोबर एक
गंवार टाइप का व्यक्ति, दो मिनट, एक गंवार टाइप का व्यक्ति आता है और हमारे पढ़े लिखे विद्वान को समझाने चला जाता है, ठीक है नहीं? और जाते समझाता क्या है, हम लोग के बीच आते हैं और हमारे दो चार 10 साथी बैठे रहते हैं, हमारे जैसे छोट भैया उसमें राजनीति करने वाले या राजनीति सीखने वाले भी बैठे रहते हैं और कह के जाता ये राजनीति खाए के लिए बहुत गंदा काम है राजनीति। वो कहता है कि राजनीति खाए के लिए तो हम लोग बहुत गंदा काम है राजनीति। और हमारे लोग जो है इस बात को उसको तुरंत याद कर ले। वो जो कहता है कि बहुत गंदा काम है राजनीति, खाए के ना दे, वो तुरंत हमारे लोग उसको याद कर लेते। लेकिन जो कहता है उसको तो याद कर लेते, लेकिन जो करता है उसे याद नहीं करते। आपसे कहकर तुरंत जाता है, वहीं से राजनीति शुरू कर देता है। आप बताइए, आप किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनती हैं, फिर भी आप जमीन पर अभी आजादी से पहले इस देश में ब्राह्मण नौकरियों में 1% था, लाला 40% था और मुसलमान करीब 60%। और आज अभी उल्टा, आजादी के बाद मुसलमान 1% पर हो गया है, 60 से 1, और जो 1 पर था वो 80% है कि नहीं? है कि नहीं है? 80%, 70%, जुडिशियरी में तो 90%, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चले जाइए 95%, आप पीएचयू और तमाम यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, जो भी आपका प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एक का दूसरा आपको मिल जाएंगे, नहीं तो बाकी के पूरे के पूरे वही है। और जब ये हमको बताते हैं राजनीति बड़ी बुरी चीज है,